Assalamu alaikum. My name is Sayyid Rahil Muzaffar and I'm your mentor for geology. Welcome to channel and welcome to Superior LMS. So chapter 16 को ही हम कंटिन्यू करेंगे. अब हम इसका ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट लेक्चर आप कह लें इस पर पहुँच गए और कुछ ऑर्गेनिजम्स की लोकोमोशन हमने पहले पढ़ी थी और कुछ रह गए उनकी पढ़नी है. इसमें कॉकरोच है, स्नेल है, स्टारफिश है और फिर उसके बाद वर्टिब्रेट्स के हवाले से लोकोमोशन और उनका स्केलेटन किस तरीके से फॉर्म होता है. तो पहले कॉकरोच के अंदर लोकोमोशन आप लोग सब ने कॉकरोच देखा ही होगा. यूजुअली रात के टाइम स्पेशली गर्मियों में किचन के अंदर आप इसको देखते हो. फ्लाई भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है. सो कॉकरोच में जो लोकोमोशन है वो उसकी लेग्स के थ्रू होती है, ठीक है. और ये इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं क्योंकि ये लेग्स के थ्रू वॉक कर सकते हैं, लेकिन इनके विंग्स भी होते हैं सो दे कैन ऑल्सो फ्लाई. अब मैकेनिज्म क्या है जी वॉकिंग में कि जब ये वॉक करते हैं तो ये अपनी एक साइड की लेग्स को एक टाइम में यूज़ करते हैं. जैसे फ़र्ज़ करें ये राइट साइड है, ये फोर लेग है और उसके बाद ये इसकी हिंड लेग है जी, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं. और ये जो मिडल लेग है ऑपोजिट साइड की एज अ प्रॉप यानी एज अ सपोर्ट इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी. ये इधर फिक्स रहेगा और ये हिस्सा मुड़ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. ठीक है, उसके बाद चूँकि लेफ्ट वाली पार्ट ने मूव करना है तो राइट साइड की जो मिडल लेग है वो उस हिस्से को वहाँ से होल्ड कर लेगी और फिर उसके बाद ये वाली लेग्स इस तरफ मूव करेंगे. तो ये इस तरीके से मूव करता हुआ आगे की तरफ मूव करता है. और जो मैं आपको बता चुका हूँ जैसे लिखा हुआ है कि इन द मेन टाइम द रिमेनिंग 3 लेग्स बिगेन टू मूव टुगेदर एंड प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन. यानी कि अगर इसने राइट साइड वाली हिस्से को पहले मूव करना है तो राइट साइड की लेग्स मूव करेंगी और ऑपोजिट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो मिडल लेग है वो होल्ड के तौर पे काम करेगी. इसी तरीके से जब इसने लेफ्ट साइड की लेग्स को मूव करना है तीनों लेग्स को तो इसकी जो राइट साइड के ऊपर जो मिडल लेग है ये उसको एज अ सपोर्ट यूज़ करेगा. इस तरीके से मूव कर. और जब इसने फ्लाई करना है तो इसके दो पेयर होते हैं विंग्स के. जो पोस्टीरियर पेयर है जो बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे है उसको ये यूज़ करके फ्लाई करता है और इसको इस तरीके से यूज़ करता है कि इससे इसके बॉडी का वेट हवा में उठता है और इसको आगे की तरफ सपोर्ट हासिल होती है. फिर ऐसी लोकोमोशन स्नेल स्टारफिश. स्नेल का तो बड़ा छोटा लिखा बुक ने कि मसल्स और मोलस्क जो हैं या वो रेंगते हैं या वो बहुत ही स्लो मूव करते हैं अपने मस्कुलर स्ट्रक्चर के जरिए जिसको फुट बोलते हैं. फिर स्टारफिश में मूवमेंट जो है वो ट्यूब फिट एक स्ट्रक्चर उसके थ्रू होती है. अब ट्यूब फिट जो है वो जो रेडियल कैनाल आती है यानी कि जो उसके आर्म्स के अंदर जो रेडियल कैनाल है उसकी दोनों साइड्स के ऊपर मौजूद होते हैं. अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि जब वाटर ट्यूब फिट में आता है तो वाटर की मदद से ट्यूब फिट एक्सटेंड होते हैं और वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को फिक्स कर लेते हैं. और फिक्स में क्या यूज़ करते हैं, सक्शन पंपिंग को यूज़ करते हैं. जैसे आपको सक्शन पंप यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से ये अपने आप को पंप सक्शन प्रोड्यूस करके उस चीज़ के साथ अटैच कर लेते हैं. फिर ये अपनी बॉडी को उस डायरेक्शन के अंदर शॉर्ट करते हैं और उसे खींचना शुरू कर देते हैं. इस तरीके से स्टार फिश एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है. और जो स्टार फिश के आर्म्स हैं वो इसको स्विम करने में हेल्प करते हैं. तो आप डायग्राम देख सकते हो कि ये स्नेल है, ये इसका मस्कुलर फुट है और ये स्टार फिश है, ये उसके आर्म्स हैं. आर्म्स के अंदर रेडियल कैनाल है और उसके दोनों तरफ क्या मौजूद है, ट्यूब फिट मौजूद है. फिर आ जाते हैं जी वर्टिब्रेट्स में. पहला है जी स्विमिंग इन फिश. अब जो स्विमिंग है फिश में यानी पानी के अंदर जो है वो ज़मीन के मुकाबले में डिफरेंट चैलेंजेस हैं क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो इसलिए यहाँ पे बॉडी ऐसी चाहिए कि जो कम से कम सरफेस एरिया एक्सपोज हो वाटर में, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बॉडी का एक्सपोज होगा वाटर में वाटर उसको प्रेशराइज करेगा. तो इस मसले का हल कैसे निकाला गया कि बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन है यानी बोथ हैंड्स टैपर्ड होते हैं. यानी फिश को अगर आप देखें तो दोनों हैंड्स आपको नोकदार फील होते हैं, दरमियान से चौड़े होते हैं, दोनों हैंड से थोड़ी पतली होती है. इससे फ़ायदा ये होता है कि टैपरिंग की वजह से जो वाटर है वो ईज़िली जिस्म पे से फ्लो कर जाता है और जो उसकी ड्रैग फोर्स आती है वाटर की वो मिनिमाइज हो जाती है. फिर इसके अलावा कार्टिलेजियस फिश में डर्मल डेंटिकल्स हैं या जो बोनी फिश में स्केल छिलके वगैरह होते हैं. जब मछली काटते हैं तो आप देख लेते हैं वहाँ छिलके वगैरह, वो बोनी फिश होती है. तो उनको वेट रखा जाता है, मॉइस्ट रखा जाता है किसके थ्रू, म्यूकस के थ्रू और उसके ऑयल ग्लैंड्स के थ्रू. और ये क्या करते हैं कि ये वाटर के अंदर फ्रिक्शन को मिनिमाइज करते हैं. अब ये तो एक अडेप्टेशन है. दूसरे अडेप्टेशन के अंदर आ जाते हैं फिन्स. अब फिन्स के अलावा कोई और जो स्ट्रक्चर है फिश की बॉडी से वो बाहर मौजूद नहीं है. अब फिन्स की टाइप्स हैं, मसलन डॉर्सल
एंड जो वेंट्रल फिन्स हैं यानी ऊपर और नीचे बॉडी के, वो अनपेयर्ड हैं यानी तादाद में एक हैं और वो फिश को स्टेबलाइज करते हैं। फिर उसके बाद पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स हैं यानी उसके हेड और बॉटम पोर्शन के, वो पेयर्ड तादाद में 2 हैं। वो क्या करते हैं, फिश को पानी के में स्टेयर थ्रू करते हैं, स्पीड से मूव करने में हेल्प करते हैं, उसके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और जो कॉर्डल फिन्स हैं, टेल फिन्स हैं, वो पेयर्ड फिन्स के साथ मिलके फिश की जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। और फिश में एक स्ट्रक्चर होता है स्विम ब्लैडर, चैप्टर 10 में आप पढ़ चुके हो। इसमें वो एयर को भर लेता है और इसकी मदद से फिश को बायोंसी में हेल्प मिलती है। बायोंसी क्या है कि फिश जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाती है, यानी बिल्कुल सरफेस पे नहीं आती, पानी के नीचे थोड़ा सा रहती है और आपको तैरती हुई नजर आती है। दिस इज नोन एज बायोंसी। तो ये है जी डर्मल डेंटिकल्स और ये है फिश के स्केल्स। फिर है जी एम्फीबियंस में लोकोमोशन। अब इस पे 2 तरह की लोकोमोशन है, या तो ये लैंड पे स्विम करते हैं, ये लेग्स के थ्रू मूव करते हैं। तो जब ये लैंड पे स्विम करते हैं, क्योंकि इनकी शेप और जो है ना वो फिश की तरह की, यानी कि बनते तो उन्हीं से ही है ना, जब लैंड के ऊपर आए तो अडेप्टेशन, एक्चुअली तो फिश ही थे जो बाद में इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया एम्फीबियंस में। तो ये रेंगते हैं अपने बेली के थ्रू, ठीक है, और बेली पे इनके सेगमेंट्स की फॉर्म में मसल्स अरेंज होते हैं, और मसल्स के थ्रू ये बेली को यूज़ करते हैं और सरफेस पे, हार्ड सरफेस पे रिगल अलोंग करते हैं, और अपनी लेग्स को बिल्कुल भी ज़मीन पे टच नहीं करते, डेलिबरेटली टच नहीं करते। लेकिन उससे अगर कोई देखेगा तो उसको ऐसा लगता है जैसे ये स्विम कर रहे हैं लैंड के ऊपर। इस तरीके से इनकी मूवमेंट होती है जिसमें लेग्स को ये मूव नहीं करते। फिर कुछ क्या करते हैं, अपनी बॉडी को लेग्स के ऊपर उठा लेते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। स्पेशली फ्रॉक्स को देखो, उनमें इनके लेग्स हैं वो लीवर के तौर पे काम करते हैं, वो उन्हें जंप देती है। फिर 2 ग्रुप्स बुक ने बताए, एक एनोरॉन्स है और दूसरा फ्रॉग एंड टोड्स है। एनोरॉन्स के अंदर क्या है कि जो पूरा स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम है वो इस तरीके से स्पेशलाइज्ड हो गया है कि ये स्विम भी कर सकें और ये जंप भी कर सकें, क्योंकि एम्फीबियंस आपको पता है उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए होता है। और इनके जो लिम्स के जो मसल्स हैं वो यूज़ होते हैं एज अ एक्सटेंसर थ्रस्ट। थ्रस्ट कहते हैं किस चीज़ को फेंकना जोर लगा के, क्योंकि इनके एक्सटेंड करते हैं बॉडी को, इसलिए वो ऐसे मसल्स हैं जो कि एक्सटेंशन में रोल प्ले करते हैं, इसलिए उनको एक्सटेंसर थ्रस्ट कहा जाता है। लेकिन जो दोनों लिम्स हैं इनकी, वो एट अ टाइम, सेम टाइम में एक साथ एक्ट करती हैं और उन मसल्स को, ये लिम्स को एक्सटेंसर थ्रस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर जी फ्रॉग्स एंड टॉड्स, फर्क तो इनमें होता ही है, आपने ये देखना सर्च करने के फ्रॉग और टॉड में क्या फ़र्क है। तो फ्रॉग और जो टोड्स हैं ये वॉक करते हैं और खुदकते भी हैं, होप भी करते हैं, क्योंकि इनकी जो लिम्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब ये देखो कि ये फ्रॉग एंड टॉड्स हैं और ये एनोरॉन्स हैं, और ये मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि ये किस तरीके से होप अराउंड करते हैं। इनकी जो लेग्स हैं ये इनको लीवर के तौर पर या एक्सटेंसर थ्रस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। फिर जी लोकोमोशन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स बड़े हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, और उनका स्केलेटन भी इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है कि ये वॉक और रन कर सके। अच्छा, अब ये एम्फीबियंस के मुकाबले में ज़्यादा बेटर मूव करते हैं, क्योंकि इनका स्केलेटन बहुत ज़्यादा अच्छा अडेप्ट कर लिया इन्होंने, और इनका जो स्केलेटन है ज़ाहिर है एम्फीबियन से निकला है। और जो लाइफ स्टाइल है रेप्टाइल्स का, उसको अडॉप्ट करने के लिए इन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर एडेप्टेशंस किए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वैसी रेप्टाइल बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें से सांप की, स्नेक की मूवमेंट दिखाई है कि वो किस तरीके से मूव आउट करता है। अब एडेप्टेशंस क्या हैं कि इनके स्केलेटन में ऑसिफिकेशन है, इन्हें स्मॉलर बोन्स ने मिलकर बड़ी बोन्स बना दी हैं ताकि इनको सपोर्ट मिल सके। रेप्टाइल्स के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रे जैसे कि हमारे अंदर भी है, पहले 2 वर्टिब्रे को एट्रस एंड एक्सिस बोलते हैं, और इसकी वजह से इनको रोटेटरी मूवमेंट इनके हेड को मिल जाती है। तो उनको इनका एक्सिस इस तरह से बना बॉडी का कि सांप को आप देखें तो वो रोटेट भी कर सकता है। इस तरह और रेप्टाइल्स भी खड़े खड़े मूव कर जाते हैं। रिब्स इनकी मॉडिफाइड हैं, और इनकी जो रिब्स हैं, जैसे स्नेक के रिब्स हैं, उसके मस्कुलर कनेक्शन हैं विद लार्ज बेली स्केल्स, यानी स्नेक के बेली पे जो लार्ज स्केल्स हैं, उन स्केल्स के साथ स्नेक के रिब्स अटैच है किसके थ्रू, मसल्स के थ्रू। और जो बहुत पुराने रेप्टाइल जैसे डायनासोर, वो बाइपेडल, जैसा मूवीज में देखते हो उनकी 2 टांगे थी और इससे ये चलते थे। अच्छा, इसके अलावा इनका जो पेल्विक रीजन था वो नैरो था, और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए उनकी बहुत हैवी टेल मौजूद थी, ठीक है। और जो उसका फ़ायदा क्या था बाइपेडल लोकोमोशन का, कि जो उनके फ्रंट अपेंडेजेस थे वो आज़ाद हो जाते थे ताकि वो शिकार कर सके और वो फ्लाइट कर सकें या अपने शिकार को कैप्चर कर सकें।
लोकोमोशन बर्ड्स बड़ी स्विफ्ट किस्म की इनकी लोकोमोशन होती है और इनका स्केलेटन भी उसी तरीके से मॉडिफाइड। अब अडेप्टेशंस क्या हैं कि इनकी बोन्स में एयर स्पेसिस हैं ताकि बोन्स लाइट हो जाए, ताकि एयर इजीली उसके अंदर से गुजर सके और एयर ज़्यादा प्रेशर ना लगा सके। अब इनके जो 4 लिम्स हैं वो इन्होंने अडेप्ट कर लिए हैं अपने विंग्स के अंदर, और इनके पास स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, इनको पेक्टोरल मसल कहते हैं, अपर पार्ट के साथ अटैच होते हैं, और ये मसल्स जो हैं ये ऊपर नीचे विंग्स को ऊपर नीचे मूव कराते हैं। इनकी जो चेस्ट बोन है वो कील बना देती है, जैसे आप देखें ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ उभरी हुई, जैसे कश्ती नहीं होती, कश्ती का एक कील लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो बर्ड्स में भी चेस्ट बोन इस तरीके से मॉडिफाई हो जाती है ताकि वो एयर प्रेशर को रिड्यूस कर सके। और इस कील की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसके साथ मसल्स अटैच करना ज़रूरी होता है। बॉडी कवर होती है फैदर से, फैदर की वजह से इनको लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है, और इसका फ़ायदा ये है कि बर्ड एयर में रहता है, और फैदर जो है वो इनकी बॉडी को वार्म भी रखता है, क्योंकि ये होम्योथर्म्स हैं और इससे इन्हें काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि उड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसलिए होम्योथर्मी होना ज़रूरी है और बॉडी का एक स्टेबल टेम्परेचर पे रहना भी ज़रूरी है। अच्छा, बॉडी इनकी स्ट्रीम लाइन इस तरीके से होती है कि एयर को इजीली कट थ्रू कर सकते हैं, और जो फैदर्स हैं वो उनकी बॉडी के आगे स्मूथली मौजूद होते हैं ताकि कोई ये फ्रिक्शन प्रोवाइड ना करे, ताकि इजीली मूव किया जा सके। अब जो बर्ड है वो पैसिव फ्लाई भी कर सकता है, ग्लाइड भी कर सकता है, और वो फ्लैपिंग करके एक्टिव फ्लाइट भी कर सकता है। वो कैसे? देखिए एक्टिव फ्लाइट क्या है कि जब एयर करंट से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, विंग्स को फ्लैप करना शुरू कर देगा, फड़फड़ाना शुरू कर देगा। अब जब विंग्स को वो जब बर्ड मूव करता है एयर में, तो एयर जो है वो इसके उस पार्ट पे से जो कर्व सरफेस है, कर्व अपर सरफेस, उसके ऊपर से तेजी से गुजरती है, और कर्व अपर सरफेस के नीचे से ज़रा स्लो गुजरती है। तो नीचे क्या होगा, जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से नीचे से प्रेशर पड़ेगा और बर्ड ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ही है कि जब ये अपने विंग्स की मदद से हवा को नीचे दबाएगा तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है, तो वो प्रेशर इसको ऊपर पुल बैक पुश करेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से नेट अपवर्ड मूवमेंट होती है, प्रेशर बढ़ता है, जिससे बर्ड विंग्स को फ्लैप करके नीचे से ऊपर चला जाता है। दूसरी पैसिव फ्लाइट, जब हवा से इसको प्रोटेक्शन मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, तो उसको अपने विंग्स फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अक्सर देखें चीले वगैरह जो हैं वो इस तरह से ग्लाइडिंग मूवमेंट करती हैं, और इसमें क्या करती हैं कि अपने विंग्स को एक सरफेस के तौर पे, एक स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ करती है, और उसको बोलते हैं एरोफॉइल। अब एरोफॉइल क्या एक ऐसी स्मूथ सरफेस है जो कि एयर में एक एंगल के साथ मूव करती है, ठीक है। अब जो एयर है वो विंग के ऊपर फ्लो करती है, और वो इस तरीके से एयर विंग के ऊपर से फ्लो करती है कि बर्ड को नीचे से लिफ्ट मिल रहा है, ऊपर वाले हिस्से से एयर तेज़ी से गुजर रही है, नीचे वाले हिस्से में इतनी तेज़ी से नहीं गुजर रही, तो नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर की वजह से बर्ड जो है अपने स्ट्रक्चर पे ही मेंटेन रहता है। तो आप ये देख लो कि ये फड़फड़ा रहे हैं, इधर अपने विंग्स को फ्लैप कर रहे हैं, उधर ये ग्लाइडिंग मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा है। अब ये एक्टिव मूवमेंट क्योंकि उसमें एनर्जी लगती है, जोर लगता है, ये पैसिव है क्योंकि इसमें एनर्जी उस तरीके से नहीं लगती। फिर लोकोमोशन मैमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बहुत आते हैं। अब मैमल्स ने जो है ना अपने अंदर सबसे एफिशिएंट सिस्टम अडॉप्ट किया है ताकि इनकी बॉडी को सपोर्ट कर सके। मैमल्स के जो लिम्स हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हैं कि उनमें 3 डिफरेंट तरह के मोड्स ऑफ लोकोमोशन बन जाते हैं। पहला प्लांटिग्रेड, ये सबसे पुरानी टाइप की लोकोमोशन है। इस मेथड में क्या है कि मैमल्स अपने सोल्स पर, अपनी पाम्स पर, तलवों पे और हथेलियों पे, रिस्ट पे और डिजिट्स के ऊपर, यानी उंगलियों के ऊपर वॉक करते हैं, और वो इन चीज़ों को ग्राउंड पे या तो मुकम्मल तौर पे रखते हैं या बहुत कम रखते हैं। इस तरीके से वॉक करते हैं, जैसे मंकी है, एप्स है, मैन है और बियर है। फिर डिजिटिग्रेड, ये मैमल्स हैं जो कि अपने सिर्फ डिजिट्स पे, उंगलियों के टोस पे चलते हैं, और ये प्लांटिग्रेड के मुकाबले में तेज़ी से दौड़ते हैं। और इन मैमल्स में जो फर्स्ट डिजिट है, जो पहले उंगलियां हैं, वो रिड्यूस हो जाती हैं, और रैबिट्स में तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाते हैं। एग्जांपल है रैबिट्स एंड रॉडेंट्स। फिर एनगुलिग्रेड्स, इन मैमल्स के अंदर जो टोज़ हैं, उनकी टिप पे वॉक करते हैं, उनके जो टोज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हूव्स के अंदर, जैसे डियर और गॉट में। और ये सबसे स्विफ्ट लोकोमोशन है, सबसे तेज़ लोकोमोशन है, जैसे डियर और गॉट। तो एग्जाम्पल आपने याद रखना। अब ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये प्लांटिग्रेड है, ये किस तरीके से फुट के थ्रू मूव कर रहा है, जो डिजिटिग्रेड है वो पॉ के थ्रू मूव कर रहा है, जो अनगुलिग्रेड है वो हूव के थ्रू मूव कर रहा है। फिर ये एक लास्ट टॉपिक है, इसमें टेक्स्ट मैंने लिखा है क्योंकि ये पढ़ना ज़रूरी है, इसको समझना ज़रूरी है। एवोल्यूशनरी चेंजेस
इन द अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के वर्टिब्रेट्स ने लोकोमोट करने के लिए अपने अंदर कौन कौन सी एवोल्यूशनरी चेंजेस की। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका बॉडी प्लान तो सेम ही है और स्केलेटन जो है वो ऑलमोस्ट एक ही तरीके चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्यों हैं? उनके हैबिटेट की वजह से, उन जगहों की वजह से जहाँ पे वो रहती है। अब पानी के अंदर जो मूव करना है उसकी रिक्वायरमेंट और है, ज़मीन पे मूव करने की रिक्वायरमेंट और होती है। अब जो ज़्यादातर फिशेज़ हैं वो ज़ाहिर है वो प्रोपेल करती हैं आगे अपने मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के उनके इंटीरियर रीजन से स्टार्ट होती है और उनके पोस्टीरियर रीजन तक जाती है। और ये एस बैंड, आप फिश को देखिए स्ट्रेट मूव नहीं करती, वो इस तरह इस तरह इस तरह एस लोकोमोशन, एस उसके अंदर एस बैंड में लोकोमोट करती है। अब जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल्स की वो बॉडी के दोनों साइड्स पे, और ये मूवमेंट जो है फिश को वाटर में ड्राइव थ्रू करती हैं, और इस तरह की मूवमेंट आप कार्टिलेजस फिश वगैरह में भी देख सकते हो, बोनी फिश में भी होती है। फिर है जी एवोल्यूशन टेट्रापोड्स, 4 यानी जिनकी टांगे होती हैं और इसके अंदर लैंड के वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स वगैरह आ जाते हैं। अब जो टेट्रापोड हैं उनकी अडेप्टेशंस क्या हैं? जैसे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की जो लेग्स हैं वो उनकी बॉडी के साइड से मर्ज होती हैं, और इनकी बॉडी में एस रिगल की जो मूवमेंट है, सांप को भी देखें वो एस रिगल मूवमेंट करता है, क्योंकि एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो है वो एम्फीबियंस निकले, एम्फीबियंस फिश से इवॉल्व। जो इनमें गिल्डल्स हैं जैसे हमारे अंदर है पेल्विक और पेट्रोल गिल्डल्स, और जो इनके लिम्स हैं टेट्रापोड की वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स क्या हैं? ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो। अब इनका जो पेल्विक गिल्डल है उनके वर्टिकल कॉलम का जो सैक्रल रीजन है, सैक्रम वगैरह जिसमें वर्टिब्री, उसके साथ ये अटैच होता है, ठीक है। और ये जो रीजन है वो 3 तरह की बोन से मिलकर बनता है, हम पढ़ चुके हैं ह्यूमंस में, इलियम, स्किम और प्यूबिस से। अच्छा, अब जहाँ पे इलियम, स्किम, प्यूबिस जुड़ती है वहाँ पे एक डिप्रेशन, एक होल बन जाता है बोन्स में, उस पार्ट को बोलते हैं एसी टैबुलम। इसको अच्छी तरीके से आपने याद रखना, ठीक है। और एसी टैबुलम जो है वो फीमर को एक सरफेस प्रोवाइड करता है ताकि फीमर की बोन उसके अंदर अटैच हो सके। अब जो लिम्स है टेट्रापोड्स की वो होती तो ज़्यादा सिमिलर है, 4 लिम्स हो चाहे 8 लिम्स हो। जो प्रिमिटिव पहले शुरू के अंदर ये जो लिम्स थी ये पेंटाडेक्टाइल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई, और स्पेशली मैमल्स के केस में जो लेग्स हैं वो बॉडी से नीचे प्रोजेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड होती है मैमल्स को। हमारी जो बॉडी है उसमें अगर आप लेग्स देखें तो वो साइड से ओरिजिनेट नहीं होती, वो बॉडी के पोस्टीरियर पोर्शन में ही मौजूद होती हैं, लेकिन नीचे वाली साइड से इवॉल्व होती हैं। और उसका हमें फ़ायदा ये है कि हमारी मूवमेंट जो है वो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है। और पेंटाडेक्टाइल क्या मतलब ये है कि जिसमें 5 डिजिट्स हों, 5 उंगलियां हों, इसको पेंटाडेक्टाइल बोलते हैं। और जो रनिंग मैमल्स हैं उनके अंदर स्ट्राइड कहते हैं, जो जंप मारते हैं, आप कदम बढ़ाते हैं, इसको स्ट्राइड बोलते हैं। उसकी लेंथ और जो पावर है वो इंक्रीज कैसे हो जाती है कि जो हमारा स्पाइन है, स्पाइन वर्टिबल कॉलम, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, और इससे पहले यानी कि ये स्पेस प्रोवाइड करता है लेग्स को कि ये खुद ऊपर मूव करे और लेग्स जो हैं वो फुली एक्सटेंड करते हैं। अगर स्पाइन मूव ना करे तो लेग्स को एक्सटेंड करने के लिए फुली जगह नहीं मिलेगी, और जब लेग्स फुली एक्सटेंड नहीं करेंगी तो छलांग उतनी लंबी नहीं होगी, ना ही उसकी एनर्जी मिलेगी। और इस तरीके से इसके अलावा जो फोर्स मिलती है वो बैक के मसल से ज़मीन में ट्रांसफर हो जाती है। फिर फ्लाइंग के अंदर चेंजेस हैं। अब फ्लाइट का प्रॉब्लम ज़रा डिफरेंट है, और फ्लाइट करने के लिए 3 तरह के वर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट हुए, एक है पेंटाडेक्टाइल, एक बर्ड्स और बैट्स, और इनके अंदर ज़्यादा मस्कुलर एफर्ट चाहिए स्विम और वॉक करने के लिहाज से। अब जो अडेप्टेशंस क्या हैं कि जो फ्लाइंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनका लार्ज सरफेस एरिया विंग्स का जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, इस तरीके से इनको एयर में बहुत अच्छी लिफ्ट मिल जाती है। जितनी एयर पास ऑन करेगी उतना ही प्रेशर ऊपर नीचे डिफरेंस आएगा, नीचे प्रेशर जो होगा वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, लेकिन उसके लिए इनके अपने विंग्स को बहुत तेज़ी के साथ मूव इन करना पड़ता है। और इनका स्केलेटन बहुत मॉडिफाइड जैसे हम पढ़ चुके हैं ताकि लाइट रहे और एयर स्पेसिस आ जाए। और इनका जो पेक्टोरल गिडल है वो बड़ा होता है, और स्टर्नम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कील में, और कील आपको पता है वो अटैचमेंट मसल में, मसल अटैचमेंट में यूज होती है। फिर जो इनके पेक्टोरल मसल्स है वो इनको अपवर्ड स्ट्रोक यानी कि ऊपर की तरफ इनको मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और जो इनका लिफ्टिंग एक्शन है वो एक्चुअली किस वजह से पॉसिबल है, ये लाइन समझने वाली है। बिकॉज द टेंडन ऑफ सप्राकॉर्काइड मसल्स pass through
एन ओपनिंग फोराmen ट्रोसियम के। अब जो टेंडन है, टेंडन क्या होता है, जो कि मसल को बोन के साथ अटैच करता है, ठीक है। अब जो सुप्राकॉर्काइड मसल के टेंडन है वो एक ओपनिंग के थ्रू गुजरता है जिसको बोलते हैं फोराmen ट्रोसियम। और फोराmen ट्रोसियम कैसे बनता है, ये बनता है जी स्कैपुला, कॉर्काइड और क्लेविकल बोन्स, इन तीन बोन्स, जो दो बोन्स हैं इनके दरमियान अटैचमेंट से ये ओपनिंग बनती है। इस ओपनिंग बोलते हैं फोराmen ट्रोसियम। इस फोराmen ट्रोसियम में से इस सप्राकॉर्काइड मसल का टेंडन गुजर के अटैच हो जाता है ह्यूमरस की अपर सरफेस से। अब उसका फ़ायदा ये होगा कि जब बोन के साथ मसल अटैच हो गया है तो उसको पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी। जब सप्राकॉर्काइड मसल अपने आप को मूव करेगा तो उससे अपवर्ड स्ट्रोक जो है वो हासिल होगा। बोन्स काफ़ी रिड्यूस हैं, ठीक है। The number of bones reduced as compared to those in the limbs of other vertebrates and many bones are fused together to increase strength। बोन्स की तादाद कम है ताकि वेट कम से कम हो और स्ट्रेंथ बढ़ जाए। जो शेप है विंग्स की वो भी ज़ाहिर टाइप और स्पीड ऑफ फ्लाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे लॉन्ग और नैरो विंग्स जैसे सीगल्स में और गुल्स वगैरह के अंदर होते हैं, वो ग्लाइडिंग में यूज़ होते हैं। और जो शॉर्ट और ब्रॉड विंग्स हैं जैसे गार्डन बर्ड्स हैं वो फ्लैपिंग के अंदर यूज़ होते हैं, एक्टिव फ्लाइट। बैट्स की जो है ना वो डिफरेंट अरेंजमेंट है विंग बोन्स की, लेकिन ज़ाहिर है इनके अंदर इन्होंने अडेप्टेशन शो की है इसी तरीके की, यानी कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो कि इन्होंने बर्ड्स की तरह की, उसकी डिटेल नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये अगर ये कॉर्काइड है, स्कैपुला है, ये ह्यूमरस है, ये सप्रा कॉर्काइड मसल है और ये कील होता है स्टर्नम का, यानी स्टर्नम जो कील के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये बर्ड के हवाले से। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।